As we all know, Chhattisgarh exams is just around the corner, as well as MP Judiciary is also around the corner, and we all are in the times where we are bound to our homes. तो बेस्ट तरीका प्रिपरेशन क्या क्या रहेगा इस टाइम पे क्या हो सकता है आपके लिए दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे एंड माय सजेशन वुड बी कि अगर आप चाहते हैं कि आप जज बने देन जस्ट मेक इट हैपन give in lot of dedication give in lot of time so that whenever you think that this is the exam that I have to give उससे पहले आप बहुत सारी प्रिपरेशन और बहुत सारे टेस्ट इस तरीके से दे लें कि जो मेन एग्जाम है वो आपको एग्जाम नहीं लगे लगे जस्ट अनदर टेस्ट लगे सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट छत्तीसगढ़ जुडिशरी और आपके आज के एजेंडा में ये रहेगा कि अभी तक के जो छत्तीसगढ़ में ट्रेंड्स रहे हैं पास्ट एग्जाम्स के वो क्या रहे हैं सब कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई ट्रेंड नहीं है बट छत्तीसगढ़ ऑल्सो हैज अ ट्रेंड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको ये क्लियर हो कि कहाँ से कितने मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है और किस तरह से आपकी प्रिपरेशन होनी है और वील डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ 2019 as well as how you should study. This is what we are going to discuss today. And let's begin with the thing without wasting much time as Chhattisgarh is also on 10th and MP is expected somewhere in the month of December, late December or first week of January. So let's see how we need to plan. Today I'm discussing only about the trends in Chhattisgarh exam. पहले देखते हैं 2019 में छत्तीसगढ़ का क्या ट्रेंड रहा है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इंडियन एविडेंस एक्ट इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये हमेशा ये जो प्रोविजंस हैं ये 41 या तो ये 39 से 43 के बीच में रहते हैं इनसे क्वेश्चंस तो आपका जो मेजर चंक है जो मेजर मार्क्स है वो इसी से आने वाला है एंड दैट इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर कि सबसे ज्यादा हम सीपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट इंडियन पिनल कोड इन पे हमारा फोकस ज्यादा रहे क्योंकि ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं ये आपके टाइम ज्यादा लेंगे पर क्वेश्चंस इनसे आते हैं और रेपिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं एंड सबसे बड़ी बात ये है कि इवन इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहां से मेजर क्वेश्चंस आते हैं 9 से लेके 17 मार्क्स तक का डिफरेंस रहता है छत्तीसगढ़ में जो वो कॉन्स्टिट्यूशन से पूछते हैं सो आपके लिए ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सो प्लीज स्टडी दी सब्जेक्ट्स वेल सीपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट इंडियन पिनल कोड सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वी ऑल नो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि कभी भी 9 से लेके 17 मार्क्स तक का यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सो ये 5 सब्जेक्ट आपके बहुत थरो होने चाहिए ये 5 आपके ऐसे मेजर्स हैं जिनको आप लीव आउट नहीं कर सकते इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से टोटल 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2019 में और टोटल मिला के 11 क्वेश्चंस रहे हैं तो ये जो 11 क्वेश्चंस का जो मार्जिन है ये कभी भी 17 भी हो सकता है तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जनरली 5 to 6 या 7 to 8 क्वेश्चंस ये पूछते हैं वहां से तो वो आपका एरिया बहुत क्लियर होना चाहिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लिमिटेशन एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक हमने वो बनाया है कैटेगरी जनरली यहाँ से 555 के 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं हार्डली ये कभी सेक्शन इंक्रीज होता है तो भी 17 तक ही जाता है इससे ज्यादा जाता नहीं है पर आपको ये याद रखना है कि स्पेसिफिक रिलीफ लिमिटेशन एंड नेगोशिएबल भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर आपको सिलेक्ट होना है तो एनीथिंग अबव 95 इज अ गुड स्कोर सो योर एम शुड बी गेटिंग ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू 95 या तो 95 आ जाए मतलब इस तरह का पेपर हो कि आप श्योर हो कि 95 मार्क्स तो आपको श्योर शॉट आ रहे हैं एक दो एरर्स हो सकते हैं एंड उसी पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा Chhattisgarh Rent Control Act, Chhattisgarh Land Revenue Code is also very important for you people and ये 12 मार्क्स का आता है जनरली टोटल मिला के कई बार ये कम भी हो जाएगा बट ये जो आपके मेजर्स हैं जो मेजर्स आपको हेल्प करने वाले हैं ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं प्लीज फोकस ऑन दीज 4-5 सब्जेक्ट्स अ लॉट रजिस्ट्रेशन एक्ट छत्तीसगढ़ एक्साइज एंड कोर्ट फीस एक्ट टोटल यहाँ पे 12 मार्क्स का रहा है 2019 में
तो इस तरह से ये 2019 का पैटर्न रहा है। लेट्स सी 2017 में, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एग्जाम हर साल नहीं होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2020 में जो एग्जाम होने वाला है उस पर अच्छे से फोकस करें। सो 2017 का अगर ट्रेंड देखोगे तो ये भी 41 मार्क्स का रहा है। आपके जो मेजर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से इन्होंने 15 क्वेश्चंस पूछ लिए 2017 में, और कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए को मिला के टोटल 17 क्वेश्चंस रहे हैं इनके। इसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के टोटल आपके 12 क्वेश्चंस रहे हैं। तो जनरली ये 15 कभी 12 इस तरह से वेरी करता है। ये 5 सब्जेक्ट्स, ये 3 सब्जेक्ट्स के बारे में, जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, आपका लिमिटेशन एक्ट है एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। तो इन 3 सब्जेक्ट्स के बारे में 12 से लेके 15 तक का वेरिएशन रहता है हमेशा। नाउ 2017 में ये आपको एक अजीब सा चेंज देखने मिला होगा कि रेंट कंट्रोल और लैंड रेवेन्यू से टोटल मिला के 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कई बार ज्यादा पूछते हैं, लेकिन 2017 में टोटल मिला के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और रजिस्ट्रेशन, एक्साइज और कोर्ट फीस को मिला के टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एनी विच वेज आपको तो स्कोर यहाँ करना है, यहाँ भी करना है। और जो माइनर्स हैं, जहाँ पे मोस्टली सब गलत करते हैं, तो आपको वो एरिया ढूंढना है जहाँ पे मोस्टली सब गलत करते हैं लेकिन आप स्कोर कर जाइए। तो जो माइनर्स हैं ये भी आपके फोकस में रहना चाहिए, जितने भी माइनर एक्ट्स हैं, क्योंकि मोस्टली पीपल आर हु आर नॉट सिलेक्टेड, वो दे गो रॉन्ग ऑन द माइनर्स। So please focus on the minor subjects also, where other people cannot score. You should look for opportunity that you can score there. So let's see 2016 का क्वेश्चन पेपर छत्तीसगढ़ का, और 2016 में किस तरह से रहा है प्रीलिम्स। लेट्स सी, 36 क्वेश्चंस थे सिर्फ आपके ये 4 सब्जेक्ट से, सीपीसी से, इंडियन एविडेंस एक्ट से, इंडियन पिनल कोड से और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से। तो सिर्फ 36 क्वेश्चन, सीपीसी से 8 क्वेश्चंस थे सिर्फ, इंडियन एविडेंस एक्ट से 9 क्वेश्चंस थे, और इंडियन पिनल कोड के 8 क्वेश्चंस थे, और सीआरपीसी के टोटल 11 क्वेश्चंस रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अगेन अपने लो में हिट किया, विच वाज 9। तो हमें इस तरह से प्रिपरेशन करनी है, जैसे मैंने आपको बोला था कि मोस्टली आपके 39 या 36 से लेके 43 तक ये आपके इन क्वेश्चन से आपको आंसर करना रहेगा। तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं इन पे आपको डेफिनेटली बहुत फोकस करना है। 2016 में कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए एक्ट से टोटल 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये जो 17 क्वेश्चंस हैं ये हाईएस्ट अपना टच किया था 2016 में, कि इन्होंने 17 क्वेश्चंस पूछे कॉन्ट्रैक्ट से और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, दोनों 9 मार्क्स, 9 क्वेश्चंस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड डायरेक्टली 8 क्वेश्चंस फ्रॉम टीपीए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इस तरह से एग्जाम में आता है, और कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए को आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। अगेन आपको देखने मिला होगा स्पेसिफिक रिलीफ, लिमिटेशन और नेगोशिएबल। मैंने पहले भी कहा है ये 3 जो सब्जेक्ट है 15 से 18 के बीच में हमेशा इनका स्कोरिंग रहता है, और ये आप कभी नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा रेंट कंट्रोल और लैंड रेवेन्यू एक्ट में 7 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 7 रहता है, कभी 5 रहता है, इट जस्ट वेरीज। एंड नाउ you see this question, the last part, which is registration act, छत्तीसगढ़ excise act and court fees act। यहाँ से टोटल 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो छत्तीसगढ़ का ट्रेंड हमेशा एक ऐसा रहा है कि जो मेजर्स है उनसे एक फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड दैट इज ये 5 सब्जेक्ट मिला के आपको ये 4 सब्जेक्ट्स का तो आपका 36 से 43 के बीच में रेंज रहेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 9 से लेके 17 क्वेश्चंस तक पूछ सकते हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर फेवरेट सब्जेक्ट, सो नेवर थिंक कि कॉन्स्टिट्यूशन बिना पढ़े हो जाएगा छत्तीसगढ़। यू विल हैव टू गो थ्रू इट वेरी नाइसली। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का एक और एग्जाम था, वो उसमें भी हम स्कोर अगर देखना चाहोगे तो डिस्कस कर सकते हैं। 41 मार्क्स से सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से पूछा गया था। तो ये जो स्कोर है ये हमेशा मेंटेन रहा है छत्तीसगढ़ में। इस तरह से छत्तीसगढ़ को कैटेगराइज करना चाहिए हमें। कॉन्स्टिट्यूशन से 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए को मिला के 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे। स्पेसिफिक रिलीफ, लिमिटेशन एंड नेगोशिएबल को मिला के टोटल 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल और लैंड रेवेन्यू को मिला के ओनली 6 क्वेश्चंस में आज। तो ये रेंज हमेशा फिक्स रहता है 5 to 7 के बीच में, इससे ज्यादा ये जाता नहीं है।
नाउ रजिस्ट्रेशन, छत्तीसगढ़ एक्साइज एंड कोर्ट फीस। तो जब ये इस वाले में आप देखिए कोर्ट फीस से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, तो इट इज वेरी स्ट्रेंज बट इट कैन हैपन इन छत्तीसगढ़। सो दैट इज व्हाई आई वुड सजेस्ट कि आपके मेजर्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए दैट इवन इफ माइनर्स के साथ आपको बेनिफिट लेना चाहिए। और बेनिफिट क्या होना चाहिए? बेनिफिट ये होना चाहिए कि बहुत लोग माइनस छोड़ के जाते हैं और आपको माइनस का बेनिफिट मिल रहा है कि अगर आपने माइनस भी अच्छे से कवर कर लिया देन यू आर श्योर शॉट अंडर 95 और आपको 95 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। 2014 का एक ट्रेंड है, 2014 में हर मेजर से 10-10 क्वेश्चंस पूछे गए थे और टोटल ये 40 मार्क्स का रहा है। उसके अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अगर हम देखेंगे 10 मार्क्स का रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन भी 10 मार्क्स का रहा है। सेक्शन व्हेन आई टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड टीपीए ये 14 मार्क्स का रहा है, ये 15 का रहा है, ये 6 का रहा है और ये 15 का रहा है। तो आप सब देख सकते हैं कि इस तरह से ट्रेंड्स रहे हैं इतने सालों में और ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लग रहा है आपको। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चंस कैसे रहते 2019 के क्वेश्चन पेपर में? बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। A shoots Z with an intention of killing him and Z dies in consequence. A is liable for murder. क्यों हमें ये पता चलता है? क्योंकि अगर आप सेक्शन देखोगे और सेक्शन का इलस्ट्रेशन देखोगे तो सेम इलस्ट्रेशन है, मतलब डायरेक्टली आपसे इलस्ट्रेशन पूछ लिया है सेक्शन 300 का। That is why I would suggest all of you to read illustrations really well अगर आप छत्तीसगढ़ एम कर रहे हैं तो। Most of the questions are either from the illustrations or from the index. So ये दो चीज आपका बहुत अच्छे से prepared रहना चाहिए if you are planning for छत्तीसगढ़। Now look at the question. A shoots Z with an intention of killing him. तो इंटेंशन तो मारने का ही था एंड जेड डाइज ऑल्सो इन कॉन्सिक्वेंस। नाउ ए इज लाइबल फॉर मर्डर। इफ यू सी द इलस्ट्रेशन, द सेम इलस्ट्रेशन हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन का ए और जेड भी चेंज नहीं हुआ है। सो द सेम इलस्ट्रेशन यू कैन फाइंड इन सेक्शन 300 और सेक्शन 300 अगर हम पढ़ लें तो इसमें बहुत इजीली देखा जाता है कि एक्सेप्ट इन केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड culpable homicide is murder if act by which death is caused is done with intention of causing death. So just with this example and with this illustration which they have directly asked in the Chhattisgarh paper, आपको clear हो जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए आपको। Now let's see another questions of 2019 prelims paper. A imports into India or exports there from any counterfeit coin, knowing the same to be counterfeit, is liable under which section of IPC? इस क्वेश्चन को आपको दिखाने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ इंडेक्स और इलस्ट्रेशन पढ़ने से नहीं होगा। व्हाट यू नीड टू रीड द थर्ड थिंग इज कि आपको बेयर एक्ट के प्रोविजंस बहुत अच्छे से गो थ्रू करने होंगे, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जो ये सारे सेक्शंस काउंटरफीट कॉइन से रिलेटेड हैं। तो अगर आपने बेयर एक्ट के प्रोविजंस अंदर बेयर एक्ट खोल के नहीं गो थ्रू किया है तो आप ये आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए छत्तीसगढ़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडेक्स, दूसरा इलस्ट्रेशन और तीसरा बेयर एक्ट के हर प्रोविजंस को गो थ्रू करना। ऑल प्रोविजंस शुड बी गॉन थ्रू। तो आपको जितने प्रोविजंस दिख रहे हैं बेयर एक्ट में, इफ यू आर एमिंग छत्तीसगढ़ प्लीज गो थ्रू देम and let's see the answer. The answer is D, which is section 237, right? अब 237 क्यों है और 237(8) 238 क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफीट कॉइन के लिए 237 में लाइबल हो रहे हैं और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यहाँ पे भी 238 में भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं ऑफ काउंटरफीट कॉइन, बट कहाँ पे? ऑफ इंडियन कॉइन। इतना सा डिफरेंस है बस, ऑफ इंडियन कॉइन। सेकंड डिफरेंस क्या है? रीजन टू बिलीव दैट द सेम इज काउंटरफीट। यहाँ पे क्या है? रीजन टू बिलीव दैट अ काउंटरफीट ऑफ इंडियन कॉइन, राइट? तो क्वेश्चन हमारा क्या था?
एनी काउंटरफीट कॉइन नोइंग द सेम टू बी काउंटरफीट। तो यहाँ पे इंडियन कॉइन कहीं नहीं मेंशन्ड है, इंडियन कॉइन कहीं भी मेंशन्ड नहीं है, एंड दैट इज वाई हमारा आंसर 237 होगा और 238 नहीं होगा, राइट। एंड दिस इज हाउ क्वेश्चंस। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपको डायरेक्ट भी पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर एक प्रोविजन को देखना है इफ यू आर एमिंग फॉर छत्तीसगढ़ जुडिशरी। Now let's see another question. The intention omission to give information of offense by a person legally bound to section. इस सेक्शन का आंसर है सेक्शन 202। Why 202 क्यों आंसर है? क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट से क्वेश्चन है, इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय अ पर्सन बाउंड टू गिव एन इन्फॉर्म। नाउ दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट क्वेश्चन, तो अगर आपने डायरेक्ट अच्छे से पढ़ी होगी तो you will not find any difficulty. Let's read the provision once. Whoever, knowing or having reason to believe that an offense has been committed, intentionally omits to give any information respecting that offense which he is legally bound to give, shall be punished with imprisonment. मतलब जो उन्हें देना चाहिए था, ही इज लीगली बाउंड टू गिव दैट इंफॉर्मेशन, और वो आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, then also you can be held punishable under section 202 of Indian Penal Code. Now let's see at another question which talks about a soldier who fires on a mob by an order of a superior officer in conformity with the commands of the law. मतलब किसी superior officer ने एक soldier को command दिया that you fire at the mob. Now A has committed no offense. His defense come under which section of IPC? Exact illustration is again being asked from you, and that is section 76 का illustration। और सेक्शन 76 अगर देखोगे तो वही लिखा है कि एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट believing himself to be bound by law. Nothing is an offense by which a person by doing who is or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. तो सोल्जर को ये बिलीव था कि उसके जो कमांडर ने या सुपीरियर ऑफिसर ने बात बोली है वो सही है और उसको फॉलो करना है, बिकॉज इट इज इन कंफॉर्मिटी विद द लॉ एज वेल। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में पूछा गया है, एंड दिस इज अ डायरेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 76। तो मैंने जो आपको तीन बातें बताई थी फॉर छत्तीसगढ़ जुडिशरी दैट होल्ड्स गुड, योर इंडेक्स, your barrack, and apart from that what is written in those provisions. So provisions भी हमें डिटेल में पढ़ना रहेगा। Now let's see a question, और ये क्वेश्चन देख के बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। However, the ones who have prepared really well, they really know it from where the question is. A lets a house to B at a yearly rent of 12,000 rupees. The rent for the whole of the years 2015, 2016 and 2017 is due. मतलब उसने 3 साल का रेंट पे नहीं किया है, is due and is unpaid. A sues B in 2018 only for the rent due from the year 2016. मतलब A को अचानक से होश आया कब, 2018 में, और उसने B को सू किया कब, सिर्फ रेंट किसके लिए, सिर्फ 2016 के रेंट के लिए। Whether A can afterwards sue the rent due after the year of 2015 और 2017, मतलब ये क्वेश्चन है कि क्या 2017 और 15 का जो रेंट है वो बाद में क्या फिर A वापस सू कर सकता है B को उसके लिए। तो ये क्वेश्चन है आपका सिविल प्रोसीजर कोड से, एंड सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर टू रूल टू जब आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि ये नहीं क्लेम कर सकता। एक बार इसने एक क्लेम कर लिया है और उस टाइम जो उसका क्लेम था वो relinquish हो गया है, देन सेकंड टाइम ही कैन नॉट क्लेम इट। So the answer is B, and let's look into order to rule 2. What does order to rule 2 talks about? Suit to include the whole claim. कभी भी आप सूट करें तो पूरा का पूरा क्लेम जो आपका है वो पूरा इंक्लूड करें उसमें। Every suit shall include the whole claim of the plaintiff which he is entitled to make. Now in respect of the cause of action एक ही रहा है। cause of action था rent being unpaid, तो जब cause of action is rent being unpaid तो एक ही साथ पूरा क्लेम करना चाहिए था।
but the plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of the court. This is a second part. जब order to rule 2 में हम देखेंगे इसका provision, order to rule 2 का part 2 जिसमें relinquishment of part of the claim की बात करते हैं, where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquishes any portion of his claim, he shall not, ये ध्यान रखिए, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished. मतलब जब सूट पूरा होल क्लेम इंक्लूड कर सकता है, तब आपने पूरे क्लेम को एक ही सूट में नहीं क्लेम किया है, तो देन आफ्टरवर्ड्स ही शैल नॉट बी अलाउड to claim that portion which he has omitted or he has relinquished, जो उसने छोड़ दिया है. Omission to sue for one of several reliefs. A person is entitled to more than one relief in respect of the same cause of action. May sue for all or any of such reliefs, but if he omits, मतलब अगर omit कर दिया एक claim करने से, then with leave of the court to sue all such reliefs, he shall not afterwards sue for any relief so omitted. इसमें लिखा हुआ है विथ लीव ऑफ द कोर्ट, मतलब अगर कोर्ट परमिट करे तो कर सकते हैं, अगर कोर्ट परमिट करे नहीं करे तो ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड्स क्लेम एनी रिलीफ. तो यहाँ पे हम रिलीफ की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सुइंग पावर है कि नहीं, कैन ए सू बी और नॉट. सो ये दोनों प्रोविजंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड सीपीसी का ऑर्डर टू रूल 2 बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. ये क्वेश्चन एमपी एंड छत्तीसगढ़ दोनों में पूछा गया है एंड कंसिस्टेंटली पूछा गया है. सो जस्ट रिमेंबर कि इसका आंसर क्या होगा. क्लेम सारा एक साथ लेना है, अलग एक बार पहले क्लेम करना फिर दूसरी बार कुछ और क्लेम करना नॉट अलाउड. अगर आपको क्लेम करना है तो अगर कॉज ऑफ एक्शन सेम है तो पूरे का क्लेम एक साथ बनेगा. लेट्स लुक एट द, सो ये इलस्ट्रेशन भी अगर आप देख लोगे ऑर्डर टू रूल 2 में सेम इलस्ट्रेशन है, बस आपके ईयर्स चेंज कर देते हैं एग्जाम में और इसलिए आप लोग समझ नहीं पाते. तो जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ें, whenever you read the बेयर एक्ट, always remember कि जो A है वो X हो सकता है, जो B है वो Y हो सकता है. आपके ओरिजिनल एग्जाम में जो ईयर अगर 1905 लिखा है तो वो 2017 हो सकता है आपके ओरिजिनल पेपर में. तो इस तरह से बैरेक्ट पढ़ें कि आपको क्लैरिटी हो और जब भी इलस्ट्रेशन देखो तो अपने दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर बना लो कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है विद चेंज ऑफ डेट पॉसिबिलिटी एंड विद चेंज ऑफ नेम, लाइक ए की जगह एक्स कर दिया तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि चेंज ऑफ डेट हो जाए आपके ओरिजिनल पेपर में और चेंज ऑफ नेम्स हो जाए ओरिजिनल इलस्ट्रेशन से. तो इस तरह से यू कैन आस्क योर सेल्फ वेन एवर यू आर रीडिंग अ इलस्ट्रेशन कि अगर टेस्ट होगा तो अगर इसमें ये चेंज हो जाता है देन ऑल्सो आई कैन रिमेंबर. So that would be a good effect for you people. It would be really fruitful if you practice this. Principle of res judicata does not apply to. We all know this answer. क्योंकि बहुत सारे जगहों पे suits and execution of degree it is really mentioned in the clause that वहाँ पे res judicata apply करता है, कहाँ apply नहीं करता, arbitration proceedings में apply नहीं करता. So if you carefully read explanation 7 to section 11 of CPC, things would be much clear to you कि res judicata applies to execution of a degree, to any suit, to any issue or former suit, and it or to a proceeding for execution of a degree, question arising in such proceeding and former proceeding for execution of that decree. तो अच्छे से आपको समझाने के लिए दिस टाइम इज नॉट अप्रोप्रिएट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेंशन इज कि रेस जुडिकाटा कहाँ अप्लाई नहीं करता. दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन. रेस जुडिकाटा आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए सीपीसी में. इफ सीपीसी में यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ fear before attempting the पेपर और आपको थोड़ा डर लग रहा है तो किस तरह से सीपीसी को अप्रोच करना चाहिए. वो अप्रोच ये होनी चाहिए आपकी कि पहले आप सारे सेक्शंस पढ़ लें सीपीसी में. द मोमेंट आपके सारे सेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं सीपीसी में, द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज देन बिगिन विद द ऑर्डर. यू कैन नॉट बिगिन विद द ऑर्डर. इफ यू बिगिन विद द ऑर्डर यू विल फील आपको कंप्लीट नहीं होने की पॉसिबिलिटी दिखेगी एंड देन यू विल लीव द सीपीसी. सो माय सजेशन वुड बी फर्स्ट बिगिन विद द सेक्शंस पार्ट इन सीपीसी एंड देन गो विद द ऑर्डर पार्ट ऑफ द सीपीसी बिकॉज दैट इज हाउ सीपीसी इज टू बी डन. एंड सीपीसी के जो सेक्शंस है वो बहुत ही सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. सो पढ़ना उसे स्टार्ट कर सकते हैं आप.
Now let's look at the next question. Where a person commits public nuisance, he is liable to criminal prosecution under IPC, or a suit may be filed against him under Section 91 of CPC, or he can claim damages and file a suit against him. Now, if you see this question, you will think कि सारे subjects mix हो रहे हैं, mingle up हो रहे हैं. So again, my suggestion if you are preparing for any judiciary exam, always remember to correlate sections with correlate all the sections of different सब्जेक्ट्स ऑल्सो. सो अगर सीपीसी है, सीआरपीसी है, या फिर आईपीसी है, इन सारे सब्जेक्ट्स को आप कोरिलेट करके भी पढ़ सकते हैं. बहुत सारे प्रोविजंस कॉमन होते हैं तो वो याद करना इजी हो जाएगा. और इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है दैट वी नीड टू कोरिलेट अ लॉट ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स. वी कैन मिक्स विद देम एंड मिंगल दीज सब्जेक्ट्स, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस आईपीसी में भी है, पब्लिक न्यूसेंस सीपीसी में भी है. और ये वाला जो पार्ट है ये टॉट की बात कर रहा है कि हम क्या डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. तो व्हेनेवर आप देखोगे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं तो इट टॉक्स अबाउट टॉट. तो आंसर इज वेरी सिंपल. Answer is of course D, all of the above. And we can look at it. Public nuisance कहाँ पे defined है? IPC में 268 में defined है, CPC में section 91 में defined है, and with public nuisance and other wrongful acts affecting public. Now public nuisance section 91 of CPC बहुत ही simple है, लेकिन इससे बहुत बार questions पूछा जाते हैं. तो please section 91 आप अच्छे से पढ़ लीजिए. In case of public nuisance or other wrongful act affecting or likely to affect the public, a suit or a declaration or injunction or any such other relief as may be appropriate, the case may be instituted by. सिर्फ दो ही लोग इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, या तो एडवोकेट जनरल, या फिर आपको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी. विद द लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब है कोर्ट्स परमिशन. सो दैट मीन्स कोर्ट्स परमिशन. और वो भी कैसे मिलेगी? कोर्ट्स परमिशन बाय two or more persons, even though no special damage has been caused by such persons by reason of such public nuisance or other wrongful act. तो कोर्ट अगर परमिट कर दे और दो लोग साथ में और मिल जाएं, मतलब दो लोगों ने टू और मोर पर्सन्स ने अप्रोच किया हो कोर्ट को और कोर्ट आपको अलाउ कर दे, देन यू कैन ऑल्सो फाइल अ सूट फॉर पब्लिक न्यूसेंस. इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि डैमेज आपको डायरेक्टली हुआ है कि नहीं. तो इन दो लोगों को डायरेक्ट डैमेज हुए हैं कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Right? So this is how section 91 of CPC is all about. Let's see the next question. और ये question हर जुडिशरी के एग्जाम में पूछा जाता है, and most of the time students confuse on these questions. Why? Because they don't try and remember it. एंड रिमेम्बरिंग की भी एक टेक्निक है. हर चीज के पीछे की स्टोरी समझा करिए. ऑन विच ग्राउंड प्लेन कैन बी रिजेक्टेड? नाउ वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज क्लॉज ऑफ एक्शन. Plaint is filed in a court which does not have jurisdiction to try the suit, where suit appears to be barred by law, and where the plaint is not filed in duplicate. Now, if you see this question, the answer to it is answer B. आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है. आंसर बी करेक्ट आंसर क्यों है? क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11 हम देखेंगे कि रिजेक्ट कब कब हो सकता है प्लेंट. द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सीपीसी का. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू मेमोराइज दिस प्रोविजन एंड इन अ वे ऑफ अ स्टोरी. वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन, मतलब कॉज ऑफ एक्शन नहीं डिस्क्लोज करोगे तो जो डिफेंडेंट है वो अपना WS रिटन स्टेटमेंट कैसे फाइल करेगा. इसलिए कॉज ऑफ एक्शन आपको डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है अपने प्लेंट में. अदरवाइज हाउ विल द डिफेंडेंट बेस देयर रिटन स्टेटमेंट. तो कॉज ऑफ एक्शन आपका बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो डिफेंडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो डिफेंड कैसे करें जब तक कॉज ऑफ एक्शन ही क्लियर नहीं है. तो प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ cause of action. Second point, plaint can be rejected on ground of relief being the relief which is being claimed is undervalued. Third point, plaint can be rejected on the ground of being insufficiently stamped. अगर stamped sufficiently नहीं है, plaint can be rejected on that ground as well.
तो and the next point is where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law. Definitely अगर barred by law है then plaint can be rejected. तो ये तो एक common provision है. Most of the law में आप देखोगे कि how rejection के scene में हम barred by law देखते हैं, हम contract act में भी barred by law देखते हैं, barred by law हम TP act में भी देखते हैं. तो मोस्ट ऑफ द हमारे जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सब में हम ये प्रोविजन देखते हैं. बार्ड बाय लॉ इज अ वेरी कॉमन प्रोविजन, राइट, वेयर प्लेंट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट. अगर प्लेंट डुप्लीकेट में फाइल नहीं है देन ऑल्सो द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड. नाउ वेयर द प्लेंटिफ फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9. रूल 9 क्या था? रूल 9 ये बोलता है कि जो प्लेंट है, जो प्लेंटिफ है, उसको प्लेंट की कॉपी देनी चाहिए, प्लेंट की कॉपी देनी चाहिए, एंड प्लेंट की कॉपी के साथ साथ ही नीड्स टू गिव अ रेक्विजिट फी ऑल्सो. रेक्विजिट फी किस लिए? फी इसलिए ताकि समन्स भेज सके डिफेंडेंट को. और ये कितने दिन में दे देना चाहिए? ये 7 days के अंदर दे देना चाहिए. तो अगर ये भी आपने नहीं रूल माना है देन ऑल्सो प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड. मतलब आपने रेक्विजिट फी नहीं दी, प्लेंट की कॉपी नहीं दी, और रेक्विजिट फी क्यों रिक्वायर्ड है? ताकि हम सम्मन्स भेज सकें. और कितने दिन में देना है आपको? ये 7 days में देना है. अगर 7 days में नहीं देते हैं देन ऑल्सो योर प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड. So now let's look at the question again. On which ground plaint cannot be rejected? On this ground plaint cannot be rejected that it does not have jurisdiction to try the suit. बाकी disclosure, non disclosure रहा अगर cause of action का, तो ये order 7 rule 1 में हमने देख लिया है कि cause of action सबसे important part होता है एक plaint का. तो अगर वो ही disclose नहीं करोगे then how will the defendant make a written statement? वो defendant अपने written statement में क्या लिखेगा? Where the suit appears to be barred by law, ये भी हमने देख लिया. और where the plaint is not filed in duplicate. So order 7 rule 11 को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको समझे बहुत अच्छे से. If you are understanding it then you will never forget order 7 rule 11. Now let's move on to the next question, which happens to be the last question, and that is under Transfer of Property Act where two or more persons mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another thing, neither thing being both or being money only. The transfer is called an exchange. एक्सचेंज का डेफिनेशन देखोगे तो आपको बहुत क्लियर रहेगा कि क्या एक्सचेंज होता है. तो व्हेन वी गो फॉर एन एक्सचेंज देयर इज नो मनी इन्वॉल्व्ड. ए है, ए का एक हाउस है, और बी है, बी का भी एक हाउस है. बी ने बस सिंपली ये कहा कि आप मेरा हाउस ले लो, मैं आपका हाउस ले लेता हूं, दिस इज एक्सचेंज. लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक मनी फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा, सपोज ए को अपना हाउस दे रहा है तो बी उसे कुछ अमाउंट भी दे रहा है, देन इट इज नो मोर एक्सचेंज, देन नाउ इट बिकम्स सेल. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज एंड सेल. The moment money is being involved, it becomes a sale. But the moment सिर्फ दो चीजें म्यूचुअली ट्रांसफर हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, ये पर्सन जैसे सपोज ए कह रहे हैं कि मेरा लैपटॉप आप ले लो और आप मेरे को अपना फोन दे दो. सो दिस इज एन एक्सचेंज, काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल जहां लैपटॉप एंड फोन एक्सचेंज हो रहे हैं दो पर्सन के बीच में. So where two or more persons mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another thing, neither thing or both the things being money only, the transfer is called an exchange. Section 118 अगर आप देखोगे टीपी एक्ट का तो ये बहुत क्लियरली डिफाइन करता है कि एक्सचेंज क्या होगा. एक्सचेंज और सेल में एक कॉमन चीज है एंड दैट इज ओनली कि किस तरह से एक्सचेंज का जो मैनर है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो सेल के बारे में लिखा हुआ है, बायर और सेलर के रूल्स, वो सारे एक्सचेंज में भी फॉलो होते हैं. बट सेल और एक्सचेंज का मेजर डिफरेंस ये रहता है कि मनी इन्वॉल्वमेंट एक्सचेंज में नहीं रहता है, और सेल में कभी भी मनी की क्वेश्चन आए तो देन इट बिकम्स अ सेल. So this was the last question for today, and next we'll go to, yes, you have Chhattisgarh Judiciary Test Series available which is starting from 22nd of October, और इसमें आपके बहुत सारे important questions रहेंगे which you can have an attempt.
और किस तरह से अगर आपको पढ़ना है, इफ दैट इज योर क्वेश्चन, देन आई वुड डेफिनेटली से प्लीज शेड्यूल योर डेली टाइम। एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतने आवर्स हमें ये करना है। हमें मिनिमम 3 आवर्स हर बैरेक्ट के इंडेक्स को देखना है, मिनिमम 5 to 8 आवर्स कम से कम हमें बैरेक्ट के अंदर पढ़ना है क्या लिखा हुआ है, एंड illustrations would be our focus. So index of the barrack is your focus. Devote time for this, devote revision time on the same day. बहुत ज्यादा जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे बहुत कुछ ज्यादा याद करना हो सीआरपीसी में या फिर सीपीसी में, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि मॉर्निंग टाइम में आप जब सीआरपीसी रिवाइज करें तो रात में अगेन बिफोर स्लीपिंग यू अगेन रिवाइज इट इन द नाइट टाइम एज वेल। तो एक ही दिन में अगर आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा सीपीसी जैसे सब्जेक्ट का, तो थिंग्स वुड बी मच मच क्लियरर टू यू। तो सीआरपीसी सीपीसी ऐसे टफ सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है उसी दिन, अदरवाइज यू टेंड टू फॉरगेट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आफ्टर रिविजन इज कि आपको उनके क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। सो सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज हमें लगता है कि हमें आता है पर एक्चुअली हमें समझ में नहीं आता है। जब हम क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें लगता है वाह, ये तो पहली बार ही सुना है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम एक्चुअल एग्जाम से पहले क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, इट इज अवेलेबल फॉर यू एंड इज एग्जैक्टली लाइक द रियल एग्जाम। नाउ आई टेल यू समथिंग अबाउट द रियल एग्जाम। रियल एग्जाम में होता क्या है कि एकदम अचानक से अगर एग्जाम का पेपर देख लोगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन माइंड में आता है एंड यू गेट स्कैर्ड। तो टू क्लियर द डाउट ऑफ स्कैरिंग, स्कैरीनेस, कि आपको डर लगे एग्जाम से या फिर आपको लगे कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में आ रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड इन द सेम फॉर्मेट इन विच छत्तीसगढ़ में पूछा गया है। सो इफ यू डू फॉर द सेम फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे या सॉल्व करोगे जिस तरह से, जैसे आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल एग्जाम से पहले आपने इतनी बार टेस्ट दे दिया हो कि एक्चुअल एग्जाम आपको अब एक नॉर्मल टेस्ट लगे एंड फील एज इफ दीज टेस्ट, जो टेस्ट सीरीज के टेस्ट हैं वो आपका रियल छत्तीसगढ़ का एग्जाम है। एंड दिस इज हाउ योर एंटायर शेड्यूल इज मेड। टाइमलाइन जो आपके मॉक्स की रहेंगी वो इस तरह से रहेंगी। पहला मॉक आपका 22 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है, दूसरा मॉक 23 को स्टार्ट हो रहा है, तीसरा 24 को। हर रोज एक टेस्ट है आपका 5 नवंबर तक। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपके 15 टेस्ट रहेंगे बेसिंग ऑन द छत्तीसगढ़ पेपर एंड एवरी डे यू नीड टू अटेम्प्ट दीज टेस्ट। ईच डे यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ आप कम रह रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज्यादा फोकस करना है, एंड take the exam as if it is the real exam, it is the Chhattisgarh prelims exam 2020। उस तरह से ये सारे मॉक्स लो, then only it will become beneficial for you। So try and do that। You can have a look at the test panel also। इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे just like your Chhattisgarh prelims examination। यहाँ पे every mock of yours would be in pattern, in sync with your Chhattisgarh prelims examination। 20 मार्क्स रहेगा और एग्जाम में जिस तरह का फॉर्मेट रहता है सेम फॉर्मेट यहाँ पे शेयर होगा। यू कैन हैव अ लुक एट दिस पैनल एज वेल। सो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, क्लियर रिस्पॉन्स एंड सेव एंड नेक्स्ट, ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे जैसे छत्तीसगढ़ एग्जाम में रहते हैं। प्लस आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस चेंज भी कर सकते हो पैनल में, और यहाँ पे आपका नाम शो होगा। सपोज इफ योर नेम इज राहुल, सो यहाँ पे आपका नाम शो होगा। लॉग इन करने के बाद कितने आंसर्ड किए, कितने अनआंसर्ड रहे, और द मोमेंट यू गिव द सबमिट बटन करते हो आपको उसी समय आपका टेस्ट का एनालिसिस मिल जाएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने अनअटेम्प्टेड थे, कितने रॉन्ग थे और कितना आपका स्कोर है। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रीजंस कि आपको तुरंत आपके मॉक का एनालिसिस भी मिल रहा है। यू कैन सी द एंटायर सेट ऑफ वे द पैनल इज डिजाइंड फॉर यू पीपल। इस तरह से अगर मॉक लिखोगे एकदम रियल टाइम फील लो कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से एग्जाम होगा, उस तरह से हर मॉक को कंसिडर करो। एंड कोशिश ये रहना कि आपके 100 में से हर मॉक में एटलीस्ट 95 अबव मार्क्स आए, और नहीं भी आए, अगर फर्स्ट 2-3 मॉक्स आपके लो जाते हैं, 75 जाते हैं या 85 मार्क्स भी आते हैं आपके फर्स्ट 2-3 मॉक्स में, देन ऑल्सो देर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। एंड ट्राई कि बाय द एंड ऑफ 15th और 14th और 13th मॉक यू स्टार्ट स्कोरिंग अराउंड 95 above। And this is your gradual journey। Before taking the Chhattisgarh examination, आपको ये feel करना है that you're giving all these examinations are your Chhattisgarh test। So
मेक अ पॉइंट कि जो मॉक वन में आपके रिजल्ट थे छत्तीसगढ़ के, जो आपने टेस्ट यहाँ पे दिए हैं, अगर वो 75 भी आ रहे हैं, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब तक आप मॉक या टेस्ट सीरीज, जो भी आप कहते हैं टेस्ट सीरीज समझ लीजिए, अगर वहां पे भी इफ यू आर कमिंग अराउंड लेट्स से 13th मॉक तक अगर आप 95 अबव या 90 अबव लाने लग गए, then there is lot of chances for your improvement. So do attempt all these mocks. The information about the mocks are given in the description box below. You can have a look at them. And we also have a crash course which was planned and which is planned for MP and Chhattisgarh prelims. And that crash course is beginning from 23rd of October. So if most of the time students have this issue like कि इतनी जल्दी हम कैसे पढ़े, बट बिलीव मी छत्तीसगढ़ और एमपी ये दोनों ऐसे एग्जाम्स हैं, इन दोनों के जो एग्जाम्स हैं ये इतने क्लियर हैं कि यू जस्ट हैव टू फोकस एंड रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स. रिमेंबरिंग का एक टेक्निक मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड दैट इज first in the morning you revise it, and again before sleeping in the night you revise the same thing again. So revision of same thing in the night is important before you sleep. So this is how the entire course is designed for you people. You can have a look at the description box below for everything. And that is all from my side today. And start preparing, because unless you put in lot of efforts, examination clear nahi hoga. So just put in lot of efforts from your side, and try and maximize your utilize your time in such a way कि अभी COVID भी है and things are very simple for you people. So just do that, and all the best from my side for your Chhattisgarh prelims.